और बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उसमें रोजगार पैदा नहीं होता, उसमें ऑटोमेशन बहुत है, उसमें मैकेनाइजेशन बहुत है, वहां पे मशीनों से काम होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मारुति देख लें तो मारुति में आज से 10 साल पहले 10 आदमी और 10 रोबोट एक कार पे काम करते थे और 58 सेकंड में एक कार बाहर निकलती थी। अब क्या हो गया है, 38 सेकंड में एक कार बाहर निकलती है, उसमें 20 रोबोट और 5 लोग काम करते हैं, यानी उत्पादन दुगना हो गया है और जो आपका रोजगार वो आधा हो गया है। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए, बैंकों का काम 1990 के कंपैरिजन में आज 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन वहां पे जो स्टाफ है वो आधा हो गया है, क्योंकि आज आपको अपने मोबाइल पे आप जब बैंकिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, आपको बैंकों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो जितना हमारा संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उससे असंगठित क्षेत्र पे असर हो रहा है, उससे हमारी बेरोजगारी पे असर हो रहा है, और बेरोजगारी का सबसे बुरा असर किस पे हो रहा है, जो जितना गरीब है उस पर उतना ज्यादा असर हो रहा है। महिलाओं पे असर हो रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, वो बेचारी घर पे मेहनत करती हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। बच्चों पे असर हो रहा है क्योंकि हम सभी गणमान्य अतिथि तथा हॉल में बैठे हुए सब लोग का अभिवादन करता हूँ। जो बात अभी अशोक जी ने बताई वो बहुत ही गहराई में जाके उन्होंने बताई है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बजट क्या होता है उसके बारे में बात करूँ। तो बजट में 2 हिस्से होते हैं। जब बजट की स्पीच आती है उसमें एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में वित्त मंत्री सारी अच्छी चीज़ें बता देते हैं कि हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम बाकी और तबके गरीब हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, सबके लिए वहाँ पे गिना दिया जाता है। और सवाल ये उठता है कि उनके लिए किया क्या जाता है। और यही अभी अशोक जी ने हमें बताया कि कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन उसको जब तक हम कोई पैसा नहीं देंगे तब तक उसका जो कुछ आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो जो कि जितना अलॉटमेंट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दिखा तो दिया जाता है कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन किया नहीं जाता है। तो जो वित्त मंत्री हैं उनके पास 2-3 चीजें होती हैं जिससे वो अपने को और ज्यादा बढ़ चढ़ के पेश करते हैं। पहली बात तो वो अनाउंस कर देंगे कि हम इतना खर्च करेंगे, और वो खर्च 5 साल का होता है, वो इस साल का नहीं होता कि इस साल कितना खर्च करेंगे। तो लगता है कि 5 साल में, जैसे कि पिछले साल कहा कि हम 2 लाख करोड़ रुपए देंगे रोजगार पैदा करने का, पर इस साल आपने कितना खर्च किया, जिस साल अलॉट किया तो 10,000 करोड़ भी नहीं था। तो 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा लगता है, हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ रोजगार में पैदा होगा, लेकिन वहां पे खर्च नहीं होता। उसी तरह शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसी तरह पीने का पानी है, महिलाओं का बजट है, दलितों का बजट है। और दलितों का और जो बजट है वो तो अभी बताया ही अशोक जी ने कि क्या किस प्रकार से होता है। तो उसमें भी बढ़ चढ़ के दिखा दिया जाता है कि हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन जब बजट रिवाइज आता है तो उसमें लगता है कि ये बहुत कम खर्च हुआ, और जब एक्चुअल आता है तो और भी कम। उसके आंकड़े अभी अशोक जी ने बताए, मेरे अपने लेख में मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से होता है। दूसरी बात होती क्या है कि अगर बढ़ा के दिखाया भी जाता है तो ये नहीं दिखाया जाता कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो दाम बढ़े उसके मुताबिक वो बढ़ा है या उससे कम बढ़ा है। अक्सर ही देखा गया है कि जो खास मुद्दे होते हैं वहां पे इन्फ्लेशन जितना बढ़ा है उतना भी अलॉटमेंट नहीं होता, यानी कि रियल टर्म में, असलियत में वो एलोकेशन कम हो जाता है। फिर तीसरी बात क्या की जाती है कि अगर वो जो दिखाते हैं कि जैसे पीने का पानी है उसमें हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन उससे काफी कम खर्च होता है। तो 3 तरह से हमारे जो बजट होता है उसमें एक पेश किया जाता है और जो असलियत है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अब सवाल उठता है कि बजट में होता क्या है। बजट में पैसा उठाया जाता है, उसके लिए आप साधन उठाते हैं, वो टैक्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, फिर आपका जो बाकी जो और तरह से जब पैसा उठाया जाता है तो उसमें जो प्रत्यक्ष कर है वो तो अमीरों पे लगता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है वो सब आदमियों पे लगता है, जो गरीब है उसके ऊपर भी लगता है। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर से 11.5% उठाया जाता है और प्रत्यक्ष कर से 6.5%, यानी कि जितना अमीरों से उठाया जाता है उसके दुगना ज्यादा है जो आम आदमी है उससे उठाया जाता है। तो भार आम आदमी के ऊपर पड़ता है, जिसको हम मानते हैं कि उसके टैक्स देने की क्षमता नहीं है, उससे ये सारा पैसा उठाया जाता है।
तो पहला तो ये उसको हम रिग्रेसिव बोलते हैं, यानी कि जितना जो गरीब है उसके ऊपर उतना ज़्यादा भार होता है। तो ये गलत चीज़ है। हमें कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा लेना चाहिए। और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे देश में सिर्फ 142 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग हैं जो कि कुछ ढंग से डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, प्रत्यक्ष पे करते हैं। यानी कि 1.1% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। कहने को 9 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन उसमें से करीब 5 करोड़ हैं जो कि निल रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और बाकी जो है उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ ही हैं जो कि कुछ तेरी कुल मिला के जो ये आता है वो जो समृद्ध समाज है वहाँ से 1.5 करोड़ लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आपकी आमदनी है लेकिन आप उसको घोषित नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश में आज जो काले धन की अर्थव्यवस्था है मेरे अनुमान से 60% से ज़्यादा है। अगर ये आपके काले धन की अर्थव्यवस्था तो हम टैक्स रेट में ले आए तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टैक्स आएगा। जो भी 6.5% आता है वो कम से कम 30% हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स में। उसके आने से जो आज कहा जाता है कि हमारे पास साधन नहीं है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पीने के पानी के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। और ये बात अगर आप देखें तो 1947 में चीन था, कोरिया था, थाईलैंड था, मलेशिया था, हम सब गरीबी के एक ही बराबर थे। हमारे यहाँ अज्ञानता, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव एक ही जैसा था। लेकिन उन देशों ने सन 80 के दशक से आते आते बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर ली। वजह यह कि उन्होंने 10% अपना जो जीडीपी है उसका शिक्षा पे खर्च करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ कभी हमने 3.8% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो अमर्त्य सेन ने एक लेख लिखा था 86 में जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो ये देश थे साउथ ईस्ट एशिया के, ये मलेशिया, साउथ कोरिया वगैरह, इन्होंने 10% शिक्षा पे खर्च करना शुरू किया और 3% उन्होंने स्वास्थ्य पे खर्च करना शुरू किया। और उन्होंने दिखाया कि वहाँ का जो लेबर है वो समृद्ध हो गया और जो लेबर है उसका जो जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई और इसीलिए वो बहुत आगे निकल गए। हमारे यहाँ हमने वो ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसमें जो गरीब थे, गरीबों के शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब तक गरीबों की शिक्षा की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उनको बराबरी पे अगर लाना है तो शिक्षा सबसे पहली चीज़ है जिसका उनको उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तो जो अपॉर्चुनिटी होगी समाज में वो उनके पास नहीं आएगी। तो इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत अहम है। तो बजट में ये दिखाया जाता है कि कितनी प्राथमिकता कहाँ है। और जैसे अशोक जी ने अभी बताया, प्राथमिकता में जो हमारा जो दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, वो कहीं नहीं आता। वजह उसकी है कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक संगठित क्षेत्र में है और एक असंगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर आते हैं। तो हमारा जो बजट है वो संगठित क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया गया है। वहाँ पे असंगठित क्षेत्र का ध्यान नहीं है और उसके आंकड़े अभी अशोक जी ने पेश किए। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि जो क्षेत्र जहाँ पे रोजगार ज़्यादा पैदा हो सकता है उन्हीं क्षेत्रों में अक्सर कटौती हो जाती है। और जिन क्षेत्रों में कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, उनकी तरफ बजट को मोड़ दिया जाता है। और उससे फायदा किसका होता है? उससे फायदा होता है संगठित क्षेत्र का। तो जैसे कि अगर आप देखें तो अभी पिछले 3-4 साल में जो कैपिटल सेक्टर जो है उसका बजट बहुत तेजी से बढ़ाया गया है और पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है बड़ी बड़ी सड़कें बनाने में, बड़े बड़े रेल कॉरिडोर बनाने में, आईटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में। इसमें रोजगार नहीं पैदा होता। पहले सड़क बनती थी, उसमें सैकड़ों लोगों को काम मिलता था। रेलवे की पटरी लगाई जाती थी, सैकड़ों लोगों को काम मिलता था। अब वो इतना मैकेनाइज्ड हो गया है, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए। आप देखेंगे कहीं भी ये सड़क बन रही है तो बड़ी बड़ी क्रेन, बड़े बड़े बुलडोजर्स के इस्तेमाल होता है और 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं जिनमें आज सरकार पैसा लगा रही है, जो कह रही है कि हम कैपिटल ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी वही क्षेत्र हैं जहाँ पे ये रोजगार पैदा नहीं होगा, बल्कि वहाँ से रोजगार की कटौती होगी। और ये हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ सड़कें जा रही हैं, जहाँ जहाँ ये रेलवे ट्रैक्स जा रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। और वो डेवलपमेंट हो रहा है जिससे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका माल गाँव गाँव तक चला जाए। तो जो वहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उसको भी धक्का लगेगा।
तो ये कहने को बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कि हमने बड़ी हाईवेज बना दिए, हमने बड़ी सड़कें बना दी, लेकिन वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के हित के लिए बनाई जा रही है, जिससे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और पेनिट्रेट कर जाएगा गांव-गांव में और कस्बों में, जिससे कि वहाँ का रोजगार बहुत बड़ा प्रभावित होगा। तो मेरा मानना है कि हमारे देश में आज सरकार कहती है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो जीडीपी का जो बढ़त है, वो 6%, 7%, 8% चल रही है। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये संगठित क्षेत्र की ग्रोथ है, क्योंकि हमारे असंगठित क्षेत्र के जो आंकड़े आते नहीं हैं या आते भी हैं तो बहुत ही कमजोर है वो आंकड़े। तो 6, 7, 8% की ग्रोथ हमारे संगठित क्षेत्र की है, और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें नोटबंदी के समय से गिरावट है। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को मारा, फिर जीएसटी ने उसको मारा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस ने अगले साल किया, और उसके बाद 2020 में जब पैंडेमिक आया तो 4 बड़े झटके लगे हैं हमारे असंगठित क्षेत्र को, जिससे उसमें गिरावट है। और ये गिरावट आपको दिखती है, जैसे कि आपका जो ट्रेड सेक्टर है, जहाँ पे दुकानदारी होती है, उसमें ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके बगल का स्टोर है वहाँ पे काम कम हो रहा है, वहाँ की डिमांड कम हो रही है। तो ये जो डिमांड डिस्प्लेस हो रही है, यही आपका जो आ रहा है टेक्सटाइल सेक्टर से, लेदर गुड सेक्टर से, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से, लगेज इंडस्ट्री से, सब जगह से खबर आ रही है कि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो असंगठित क्षेत्र की गिरावट अगर आप जोड़ ले तो हमारी अर्थव्यवस्था 1 या 2% की रफ्तार से बढ़ रही है, न कि 7 या 8% की रफ्तार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाए हैं, अभी हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और यही अगर रहा तो हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन सरकार को प्रचार का एक माध्यम मिल गया कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा कि जीडीपी के आंकड़े सही हैं या गलत हैं। अगर जीडीपी के आंकड़े गलत हैं तो ये जो प्रचार किया जा रहा है कि बहुत खुशहाली हो गई है, बहुत समृद्धि हो गई है, तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आज बेरोजगारी बहुत चरम पे है, और बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो संगठित क्षेत्र है उसमें रोजगार पैदा नहीं होता, उसमें ऑटोमेशन बहुत है, उसमें मैकेनाइजेशन बहुत है, वहां पे मशीनों से काम होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मारुति देख लें तो मारुति में आज से 10 साल पहले 10 आदमी और 10 रोबोट एक कार पे काम करते थे, और 58 सेकंड में एक कार बाहर निकलती थी। अब क्या हो गया है, 38 सेकंड में एक कार बाहर निकलती है, उसमें 20 रोबोट और 5 लोग काम करते हैं, यानी उत्पादन दुगना हो गया है और जो आपका रोजगार वो आधा हो गया है। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए, बैंकों का काम 1990 के कंपैरिजन में आज 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन वहां पे जो स्टाफ है वो आधा हो गया है, क्योंकि आज आपको अपने मोबाइल पे आप जो बैंकिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, आपको बैंकों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो जितना हमारा संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उससे असंगठित क्षेत्र पे असर हो रहा है, उससे हमारी बेरोजगारी पे असर हो रहा है, और बेरोजगारी का सबसे बुरा असर किस पे हो रहा है? जो जितना गरीब है उस पर उतना ज्यादा असर हो रहा है। महिलाओं पे असर हो रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, वो बेचारी घर पे मेहनत करती हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। बच्चों पे असर हो रहा है क्योंकि हमारे जो शिक्षित नौजवान है उसको काम नहीं मिल रहा जिस तरह का उसकी डिग्री है। तो उदाहरण के तौर पे 2016 में जब उत्तर प्रदेश में 360 नौकरी निकली थी पियोन की, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो आपने बीटेक, एमटेक भी कर लिया, लेकिन आप जो इसकी नौकरी करने को तैयार है पियोन की, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। ये काम नहीं मिलने की वजह से जो हमारे जो नौजवान हैं वो हताशा और निराशा के जो शिकार हैं। हताशा और निराशा तो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं या वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चले गए हैं। तो इनके माता पिता भी उनको कोसते हैं कि आपको तो कुछ काम नहीं मिल रहा, हमने इतना पैसा खर्च किया। तो ड्रग्स और ड्रिंकिंग के चलते हुए आज परिवारों में जब वायलेंस हो गई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो छीना झपटी हो रही है। तो एक बिहार की स्टडी थी जिसमें ये बात सामने आई कि आज नौजवान कितना हताश और निराश है। तो कुल मिला के जब तक कि बजट की प्राथमिकता नहीं बदली जाएगी, जब तक कि हम शिक्षा पे 10%, हम स्वास्थ्य पे 3%, हम जो पीने के पानी है, जो ओबीसी का बजट है, जो SC ST का बजट है, जो माइनॉरिटीज का बजट है, जब तक वो नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी और देश की परेशानी और ज्यादा आगे बढ़ती रहेगी। तो मेरा मानना है कि वैकल्पिक बजट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने सन 93-94 और 94-95 में एक वैकल्पिक बजट बनाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि देश में साधनों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हमारी इच्छा शक्ति होगी तो हम जो गरीब तबका है उसकी तरफ ज़्यादा प्रावधान करेंगे, उसकी जो परेशानी है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो साधनों की कमी क्यों नहीं है? क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके लिए जो संसाधन चाहिए वो सारे देश में उपलब्ध है, लेकिन अमीरों के कंज्यूमरिज्म के लिए साधनों की कमी पड़ती है। अमीरों का कंजम्पशन है, उसके लिए पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है, कार के पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन गरीब आदमी का जो घर है, जो पानी है, जो उसकी शिक्षा है, उसके लिए कुछ भी बाहर से उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है।
तो हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। तो इसलिए मैं अशोक जी को कहूँगा कि दोबारा से वैकल्पिक बजट दोबारा बनाना शुरू करें, जिससे कि हम एक ये अपना पेश कर सकें कि किस प्रकार का बजट होना चाहिए, जिससे कि गरीब आदमी और जो दलित है उसका जो है और ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये जो समस्या जो आज आ रही है कि जब बजट बनता है वो बजट बनता है CII, फिक्की और एसोचैम के दबाव में। वो लोग अगस्त सितंबर में अपना जो है वो पेश कर देते हैं सरकार के सामने कि क्या उनकी मांगे हैं, लेकिन जो लेबर की डिमांड है, जो दलितों की डिमांड है, वो पेश नहीं होती है। तो इसलिए उनका जो हक है वो हक नहीं मिलता है। तो मेरा मानना है कि इस पर बड़ा प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है और मैं अशोक जी को बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इतना काम करके इतना सारा पेश किया हमारे सामने। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।